नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। मैथ्स का आज हम कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉल मैंने जो टॉपिक लिया वो लाइन और एंगल, यानी ज्योमेट्री का एक पार्ट होता है लाइन और एंगल को मैंने लिया। यहाँ से दोस्तों आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल के देखने को मिलेंगे, लेकिन अपन का जो टारगेट रहेगा वो बेसिक से हम उठाएंगे, हर चीज़ों को 0 लेवल से उठाने वाले हैं और हाई लेवल तक हम करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन अपना छूटना नहीं चाहिए, जिससे कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप ये कहोगे सर आपने करवाया नहीं। ऐसा कतई भी नहीं होगा, कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा। कल मैंने सिलेबस के ऊपर चर्चा की थी कि कैसे आपको मैथ्स के अंदर पढ़ना है, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए रीट के अंदर, तो वीडियो आप देख लीजिएगा जाकर। आई बटन में उसका लिंक है या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जहाँ से आपको एक एनालिसिस होगा कि मैथ के सिलेबस को डिस्क्राइब कैसे किया और हमें चीज़ें कितनी पढ़नी है। आज से हमारी रेगुलर क्लासें स्टार्ट हो रही है और जो टॉपिक आज रीड करने वाले हैं वो लाइन और एंगल को हम रीड करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्लास है और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, जिससे कि और बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ पाएँ, क्योंकि 5 से 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, आपको 10 लाख से ज़्यादा के फॉर्म भरे जाएंगे। रीट का काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं लोग। टेंटेटिव डेट जो 2 अगस्त थी उसे बढ़ाकर 2 सितंबर कर दिया गया दोस्तों। अभी हो सकता है कि इसी साल आपका एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट करवा दिया जाए सरकार के द्वारा, जिससे हम बेहतर तैयारी पहले ही करके रखें तो अपने को बेनिफिट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइन और एंगल में दोस्तों सबसे पहले हमें आज जो पढ़ेंगे पर्टिकुलर चीज़ पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़े। देखो कई बार क्या होता है कि आपने कई अलग अलग कोर्सेज आपने ज्वाइन किए होंगे, पैड कोर्स भी आपने, फ्री कोर्स आपने पढ़े होंगे, यूट्यूब पे बहुत सी क्लासेस रीड कर चल रही है। होता है कि अक्सर अमूमन क्या होता है कि जैसे आपको लाइन और एंगल टॉपिक दे दिया है ना, तो वो क्या करेंगे बीच में ही कुछ चीज़ें सारी एक साथ करवा देंगे, बिल्कुल अलग अलग आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन हम क्या करने वाले, बिल्कुल स्टेप से चलेंगे। पहले लाइंस को पढ़ेंगे, फिर एंगल को, और उनसे अलग अलग रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखो इस लाइन के बारे में चर्चा करेंगे आज। किसके बारे में? लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। एंगल के बारे में हम बाद में करेंगे। लाइन के बारे में बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, एंगल के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखो, लाइन की बात है तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन आता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सरल रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल रेखा बोलते हैं। तो आपको सर सरल रेखा का मतलब तो यही हो गया कि ये एक सरल रेखा हो गई, यानी ऐसी रेखा जिसके कोई भी 2 स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होते, यानी उसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, उसे हम सरल रेखा बोल सकते हैं या रेखा भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि देखो इसको आगे तक कहीं पे भी बढ़ाया जा सकता है। देखो ये चीज़ें अगर आपको आती है तो ये ना कहें सर आप बिल्कुल ईजी करवा रहे हो। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं हर चीज़ को बेसिक से करवाऊंगी। बहुत से बच्चे ऐसे जिनका लेवल 0 है, वो 0 से स्टार्ट करेंगे, पहली बार रीट की तैयारी करें, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। चलिए, यही दूसरी लाइन अपने को देखने को मिलती है वक्र रेखा। क्या मिलती है? वक्र रेखा या कर्व लाइन इसे हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसे हम कर्व लाइन से डिनोट करेंगे। ये आपकी क्या होगी? कर्व लाइन। समझ पा रहे हो इस बात को? चलिए, उसके बाद में एक टॉपिक आता है, एक नाम आता है लाइन सेगमेंट, है ना, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में उसे हम बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है कि ऐसी रेखा जिसके 2 पॉइंट होते हैं, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक उसका एंड पॉइंट होता है। कहने का मतलब हो गया कि उसकी लंबाई निश्चित होती है। मान लेते यहाँ से स्टार्ट होती है एक रेखा और बी पॉइंट पे आकर फिनिश हो जाती है। इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो फिक्स है। कह सकते हैं 10 मीटर भी हो सकती है, 10-11 सेंटीमीटर हो सकती है, कितनी भी हो, लेकिन इसकी जो रेखा है और ये जो लंबाई है वो निश्चित होती है। इसे लाइन सेगमेंट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसे हम रेखाखंड बोलते हैं। अगर इसे डिनोट करने का जो तरीका होता है, इसे डिनोट करने का तरीका ये होता है AB। इसका मतलब ये क्या है? एक रेखाखंड है। ठीक है दोस्तों, एक बात और बताता हूँ, जो चीज़ रोजाना करवाई जाएगी उसकी PDF आपको चाहिए और उसकी PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी डेली बेसिस के ऊपर। 2 से वीडियो अपलोड होने के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना, मेरा नीचे लिंक दिया गया है। चलिए, रेखाखंड की जब बात आ गई तो यहाँ पर रेखाखंड से एक चीज़ बनती है रे, जिसे इंग्लिश में हम रे बोलते हैं, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? किरण नाम से हम डिनोट करेंगे। तो किरण का मतलब क्या होता है कि ऐसी रेखा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। यानी कहने का मतलब
एक बिंदु उसका निश्चित होता है, दूसरा पॉइंट उसका अनिश्चित होता है, उसे कितना भी बढ़ाया जा सकता है। मैं इसको बी नाम देता हूँ। इस एरो का मतलब है कि इस रेखा को कितनी भी दूरी तक ले जाया जा सकता है, लेकिन इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना। तो इसको जो डिनोट करने का जो तरीका होगा वो होगा सर ए बी, और ये सिंबल इस तरह से, इसका मतलब ये किरण हो गया। ठीक है, इसे रे बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में इसे किरण बोलते हैं। फर्क है देखो, एक सरल रेखा वह रेखा जिसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, कर्व रेखा होती है उसे मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। एक रेखाखंड देखेंगे तो उसकी निश्चित लंबाई होती है, लेकिन एक किरण होती है उसकी भी निश्चित लंबाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट अपने को नहीं पता होता कहाँ तक है। ठीक है, जब ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों। अगर ये चीज़ आपको पता हो गई है तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। इस यहाँ तक आपको ध्यान कर लिया होगा, इसकी PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों। चलिए अब एक एंगल की बात करते हैं, छोटी सी। हम एंगल को वैसे तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक किरण जब आया तो एंगल की बात करते हैं। ठीक है, यानी कोण। दोस्तों एक प्रश्न यहां से बनता है, थ्योरेटिकली एक क्वेश्चन बन जाता है कि कोण किससे मिलकर बना होता है। दोस्तों कोण है वो किससे मिलकर बना होता है? दो रेखा, इसका ऑप्शन देखना, दो रेखाओं से, दो रेखाखंड से, दो किरण से, किससे मिलकर बना होता है? इस तरह का प्रश्न थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। तो ध्यान करना कि दो किरण का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, देखो ये इसे O नाम देंगे, इसे A नाम देंगे, इसे B। तो पहले क्वेश्चन तो यहां से बनता है कि ये दो किरण से मिलकर बना होता है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक होता है। यानी दोनों कहां से निकलती है? एक ही पॉइंट से निकलती है। उनका मतलब उभयनिष्ठ यानी कॉमन पॉइंट एक होता है, दोनों मिलती है। यहाँ इनके बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, उसे हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। तो यहाँ से एक थ्योरेटिकली प्रश्न बनता है कि जो कोण होता है वो दो किरणों से मिलकर बना होता है, और दो किरण होती है उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक होता है, यानी कॉमन होता है। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान में आ गई। तो ये छोटी सी बात मैंने कोण के बारे में बताई। बाकी कोण के बारे में डिस्क्राइब हम बाद में करेंगे, अभी हम लाइन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और इससे रिलेट हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर ये चीज़ इतनी आपको पता लग गई है तो दो चीज़ें और आपको ध्यान में रखनी है। दो लाइन अपने पास है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ? मेरे बोलने का तरीका देखो, मैंने बोला कि दो लाइन की बात की है, मैंने दो रेखाखंड की बात नहीं की, दो किरण की मैंने बात नहीं की। मैंने किसकी बात की है? दो लाइन की बात की है जिनकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। अगर वो किसी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मान लेते हैं ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब जब ये इंटरसेक्ट करेगी तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? पूरा, आप सभी जानते हैं 360 का एंगल बनेगा। लेकिन जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो बनने वाले आमने सामने के जो भी एंगल होंगे, यानी इसको मैं एंगल θ1 कहता हूँ, इसको एंगल मैं θ2 कहता हूँ, ये इसको मैं θ3 का नाम दूंगा और इसको मैं किसका नाम दूंगा? θ4 का। तो यहाँ से कंडीशन बनेगी, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। देखो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, शीर्षाभिमुख कोण इन्हें बोलते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो इसमें θ1 इक्वल में क्या आएगा? θ2। ये चीजें हम क्वेश्चन में यूज करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना है। दूसरा θ3 इक्वल में क्या जाएगा? θ4। यानी आमने सामने के जो एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये 50 डिग्री है दोस्तों, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? आपका 50 डिग्री होगा। अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी आपका 10 डिग्री होगा। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपको पता लगा होगा। एक एंगल आता है कि रेखिक कोण युग्म, यहीं भी बताता हूं आपको, रेखिक कोण नाम आएगा, रेखिक कोण। आपको सर कोण यानी ये एक यहाँ पर लाइंस के बीच में ही बनता है। एक सरल रेखा है, मान लेते हैं एक सरल रेखा है, उसके ऊपर एक खड़ी रेखा कैसे कर देना आप चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकता है, इस तरह भी ले सकते हो, किसी तरीके भी ले सकते हो। ध्यान करना, यहाँ से एक पॉइंट बनेगा बहुत अच्छा, ये पॉइंट है। ये जो पूरा एंगल होता है ना दोस्तों, ये जो पूरा एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। ये जो पूरा एंगल होगा ये क्या होगा? 180 डिग्री का। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, अगर ये एंगल θ1 है, अगर ये एंगल θ2 है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि θ1 प्लस में θ2 की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये बात यहाँ से
रैखिक कोण से अगर निकलती है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दोस्तों कि इस वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्ष अभिमुख कोण में ये तो आपको पता लगे कि आमने सामने के एंगल बराबर है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ तो ये भी निकलती है, ध्यान करना इस बात को कि क्वेश्चन में कैसे यूज करें। अगर θ2 देखो θ2 प्लस में θ3 इन दोनों को मैं ये लिख सकता हूँ 180 के बराबर लिख सकता हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये क्या एक सरल रेखा, इसको एक ऊपर खड़ी रेखा है, इसका मतलब आप इतना पार्ट भूल जाएंगे तो एक ये सरल रेखा होगी, इसके ऊपर एक ये खड़ी रेखा, तो इन दोनों का सम 180 होगा। इसी तरीके से इन दोनों का सम 180 होगा, इसी तरीके से इन दोनों का सम 180 होगा, इसी तरीके से इन दोनों का सम 180 होगा। और इस पॉइंट पे कितने बनेगा 180 डिग्री, सॉरी 36 डिग्री का एंगल बनेगा अगर पूरा एंगल हम काउंट करें तो। और वर्टिकल अपोजिट आमने सामने के एंगल हमेशा बराबर होते हैं। इस तरह से सम आ गया, ये आपका रेखिक कोण युग्म होता है। इस तरह से पूरा ये एंगल 180 का होता है और नीचे वाला भी कितना बच गया 180, कुल मिला के इस पॉइंट पे कितना बन जाएगा 360 का बन जाएगा। आई होप जो चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ आई होगी बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे दोस्तों। एक और हम रूल देखेंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत काम आएगी आपकी रीट के अंदर। सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे, देखना आप जो चीज़ करवा देंगे वो सेम एग्जाम में देखने को मिलेगी। आप कहोगे सर आपने बहुत अच्छा करवाया, ये खुद बोलोगे एग्जाम में, आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पूरी हमारी कोशिश रहेगी। अगर दो लाइन पैरेलल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी, ये जो सिंबल होता है दोस्तों ये पैरेलल का होता है, समांतर का सिंबल होता है। ये जो सिंबल होता है ये पैरेलल का सिंबल है, नहीं दो रेखाएं समांतर है। ध्यान करना, यहाँ से बहुत अच्छे रूल बन के आएंगी। दो रेखाएं हैं, दो लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, समझ पा रहे हो? ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है, दो लाइन पैरेलल। अगर इन दो लाइनों को एक तिर्यक रेखा काट रही है, मान लेते हैं ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये कोई तिर्यक रेखा पी क्यू है, ये कोई तिर्यक रेखा है पी क्यू। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ क्या एफ, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ क्या ई। अब देखना यहाँ पे क्या बन के आएगा। पहली तो बात ये कि दो लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, यानी समांतर होनी चाहिए, और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले कौन से बनेंगे, क्योंकि लाइन से रिलेट है तो लाइन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब मैं एंगल का नाम दूंगा, इसका ये एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये एंगल 5 है, ये 6 हो गया, और ये दोस्तों 7 है, ये 8 हो गया। मैंने नाम दे दिया। अब ध्यान करना, पहला पॉइंट इसमें आता है, क्या आता है अंतःकोण का, कि अंतःकोण कौन से हैं। अंतःकोण के बारे में, अंतःकोण का मतलब दोस्तों क्या होता है, ध्यान से समझना, ये रूल बहुत काम आएगा आपके क्वेश्चंस के अंदर। अंदर वाले कोण कहने का मतलब, अब दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये तो बाहर वाले हो गए, अंदर तो ये बच गए, तो अंतःकोण कौन से हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। समझ पाए इस बात को? ठीक है। अब इन अंतःकोणों में एक रिलेशन होता है, ध्यान रखना दोस्तों, इन अंतःकोणों में एक रिलेशन होता है कि जब दो समांतर रेखाएं हैं, जब दो समांतर रेखाएं हैं तो इन दोनों का जो सम होता है वो 180 के बराबर होगा। किन के बराबर होगा? ध्यान करना, यहाँ से रूल बनेगा, पहला रूल क्या बनेगा कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर क्या होगा 180। ध्यान करना इस बात को, इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम क्या होगा 180, 2 प्लस में 4 बराबर 180। ये बहुत काम की चीज़ है आपको। अगर देखो सपोज दैट क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यहाँ आपको 50 डिग्री दे दिया, तो आपसे ये 50 डिग्री दे दिया, ये एक आपसे बोलेगा एंगल 3 निकालो, तो दोनों का सम 180, तो 180 में से 15 माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा आपका 130, तो 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से तो ये हो गया आपका अंतःकोण का रिलेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा नंबर आता है आपका बाह्य एंगल का, बाह्य कोण का आता है। तो बाह्य कोण कौन से हो दोस्तों, जो अंदर वाले थे उनको छोड़ दें, बाकी बाह्य हो गए। कौन से हो गए 5, 6, 7 और 8। जो रिलेशन बनेगा वो भी इनमें सेम बनेगा, इसी तरीके से रिलेशन बनने वाला है। ठीक, अंत और बाह्य कोण का रिलेशन आपको ध्यान में होना चाहिए, जैसा इसमें वैसा इसमें, ये अंदर वाले ये बाहर वाले, बस इतनी सी थोड़ी सी डिफरेंस है इनमें। अगर आपको ये पता लग गया, अब देखिए तीसरे नंबर का जो रूल बनेगा मैं यहाँ लिखता हूँ, उसका नाम होता है दोस्तों एकांतर कोण। क्या होता है? एकांतर कोण। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, आज ही क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें आपको सारे के सारे रूल पता लग जाएंगे। देखो
एकांतर किसे, अल्टरनेटिव एंगल इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव एंगल हम बोलते हैं। एकांतर कोण का मतलब होता है कि जो जड़ आकृति में एंगल बने होते हैं उन्हें हम एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो जड़ आकृति बने होते हैं। अब जड़ आकृति मतलब ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण है, तो इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी एकांतर कोण हो गए। इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी, और ये एंगल और ये एंगल भी एकांतर एंगल हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं, पहले लिखते हैं कौन कौन से देखोगे। जड़ आकृति में देखो ये जो लाइन है ये जड़ आकृति बन रही है कि नहीं बन रही, इस तरह से। पहले अंदर वाला देख लेते हैं। तो 1 और 4 एकांतर कोण, मैं जोड़े में लिखता हूँ 1 और 4, ठीक है। उसके बाद में 2 और 3, क्या हो गया, 2 और 3, ये एकांतर अंतः कोण होंगे। दो नाम दे सकते हैं, या तो ये जो एंगल होंगे ना, ये एंगल, ये कौन से होंगे, अंतः, कौन से, एकांतर अंतः कोण बोलोगे। इसमें मेरे लिखने की जगह नहीं है बोर्ड पे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ सीधा कि एकांतर अंतः कोण कौन से होंगे, 1 और 4, 2 और 3, जो कि जड़ आकृति में बन रही है। अब ये जड़ आकृति बाहर भी तो बन रही है, आउटसाइड, तो यहाँ पर जो बनेंगे 5 और 8, 5 और 8, और यहाँ पर 6 और 4, 6 और 7, ये कौन से हो गए, ये एकांतर बाह्य एंगल हो गए, बाह्य कोण हो गए। आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल कैसा होता है। अब देखो इस बात को समझेंगे, इस बात को सारे दोस्तों। अब इन एकांतर कोण में रिलेशन क्या होता है। एकांतर कोण में रिलेशन होता है कि जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जड़ आकृति में जो बनते हैं। इसका मतलब एंगल 1 बराबर किसके होगा, 4 के, एंगल 2 किसके बराबर होगा, 3 के, एंगल 5 किसके बराबर होगा, 8 के, एंगल 6 किसके बराबर होगा, 7 का। यानी कहने का मतलब अगर ये 10 डिग्री है तो एंगल 4 की वैल्यू भी 10 डिग्री, अगर 5 का वैल्यू 100 डिग्री है तो हम कह सकते हैं सर 8 की वैल्यू भी 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, अल्टरनेटिव एंगल इन्हें हम बोलते हैं। समझ में आ गया, 3 रूल हो गए आपके, ठीक है। फिर आता है एक आपका संगत कोण। चौथा जो रूल आएगा वो क्या आएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, संगत कोण। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, संगत कोण, जिसे हम कोरोस्पोंडिंग एंगल भी हम बोलते हैं। संगत कोण का मतलब देखो, संगत कोण का मतलब देखो 6 और 4 संगत कोण हो गए, 2 और 8 संगत कोण हो गए, 5 और 3 संगत कोण हो गए, 1 और 7 संगत कोण हो गए। और इनमें क्या होता है, ये बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण में रिलेशन, देखो रिलेशन के साथ साथ लिख देता हूँ कि 6 बराबर में क्या हो गया, 4, 6 इसके बराबर होगा, 5 किसके बराबर होगा, 3 के, 5 किसके बराबर होगा, 3 के। इसी तरीके से 2 किसके बराबर होगा दोस्तों, इसके, और इसी तरीके से 1 बराबर होगा एंगल 7 के। ये बहुत चीज़ें काम आएगी क्वेश्चन जब करेंगे। समझ में आया, एकांतर कोण क्या होते हैं, क्या रिलेशन होता है। संगत कोण जो मैंने लिखे हैं ये संगत कोण है और ये आपस में बराबर होते हैं। इसी तरीके से अंतः कोण और बाह्य कोण, ये हो गया इनमें रिलेशन। बाकी आप देखोगे इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल दोनों बराबर, ये एंगल बराबर, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल है, शीर्ष विमुख का भी बताया था मैंने, है ना। बस तो ये नोट कर सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आपको पीडीएफ तो मिल जानी है टेलीग्राम के ऊपर। तो ये चीज़ जो थी लाइन से रिलेटेड, जितने भी कंसेप्ट थे ये लाइन से रिलेटेड थे, ये एंगल से रिलेट नहीं थे। किससे थे, लाइन से थे। एंगल के हम बाद में पढ़ेंगे एंगल के बारे में। अब हम करते हैं दोस्तों, इनके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, चलिए उनको देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या दे रखा है कि ओडी और ओई डायग्राम आपको इतना ही मिलेगा एग्जाम में, इतना ही मिलेगा, ठीक है, कि ओडी और ओई क्रमशः एंगल एओबी बीओसी की समद्विभाजक है और ईओडी हमें निकालना है। यानी कहने का मतलब एओबी, तो एओबी इसकी समद्विभाजक कौन सी रेखा है, ओडी। तो यहां से एक लाइन बना लेंगे हम इस तरह से, ये कौन सी रेखा होगी, ओडी होगी। ये समद्विभाजक, इसका मतलब ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। समद्विभाजक का मतलब यही है। फिर एक ओई रेखा है, वो इसको समद्विभाजित कर रही है, इसका मैंने ई नाम दे दिया। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, है ना, इसको सी नाम दे देते हैं। हमें निकालना क्या, ईओडी। ईओडी कहने का मतलब ये पूरा एंगल अपने को निकालना है, ये पूरा एंगल अपने को निकालना है। कैसे करोगे, देखो इसको, सिंपल सी बात है। इतनी बात हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये पूरा एंगल क्या होता है, 180 का होता है। इतनी बात जानते हैं, मैंने अभी बताई थी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए ओ बी
और BOC का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी मैं कह सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल कह सकता हूँ मैं COB बराबर किसके हो जाएगा, 180। इतनी बात तो मैं जानता हूँ क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर ये पूरा एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, लेकिन मैं इस AOB को देखो, AOB पूरे एंगल को मैंने ये लिख दिया, लेकिन मैं इसी एंगल को ये लिख सकता हूँ ना कि 2BOD लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपस में बराबर हैं। ये 10 डिग्री तो ये भी 10, ये 50 है तो ये भी 50। इसका मतलब है इस एंगल को ये लिख सकता हूँ ना, इस एंगल को मैं 2BOD। ये BOD मैंने क्यों लिखा, ये एंगल क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल निकालना है तो इसके अंदर इस एंगल की आवश्यकता अपने को होगी, इसलिए मैंने इस एंगल को लिया। इसका मतलब मैं इस पूरे एंगल को मैं ये लिख सकता हूँ BOD, इसका डबल कर देंगे तो AOB बन जाएगा। सेम यही कंडीशन मैं इसमें करूंगा 2EOB या BOE बराबर 180 पड़ा रहेगा। यहाँ से 2 कॉमन लेके यहाँ पे कैंसिल आउट कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि BOD प्लस BOE बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दूँ 90 आ जाएगा। अब BOD देखो, BOD और BOE इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही बनेगा ना, EOD बराबर कितना आपका 90 डिग्री। और EOD आपको निकालना था, कितना आ गया 90 डिग्री। ये चीज़ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको वहाँ डायग्राम में ही सोल्व करना है। एक बार मैं समझा रहा हूँ तो धीरे धीरे मैं डायग्राम में सोल्व करूँगा क्वेश्चंस को, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये समझाने के लिए एग्जाम में आपको डायग्राम में ही करना होता है, जिससे समय बचे। बताओ कैसा लगा, समझ में आएगा क्वेश्चन? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का आपको एग्जाम में डायग्राम भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता, नहीं देगा तो हम बना लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि ABCD जो समांतर रेखा हैं उनको XY एक तिर्यक रेखा काट रही है क्रमशः E और F के ऊपर, और हमें ये एंगल 115 डिग्री दे रखा है, ये एंगल हमें निकालना है। कहने का मतलब 2 पैरेलल लाइन अपने को निकालना, 2 पैरेलल लाइन है। देखो अब इसको मैं डायग्राम में सोल्व करूँ, ध्यान करना। एक तिर्यक रेखा है, ये मान लेते AB हो गया, ये आपका CD हो गया, है ना, ये CD हो गया। और अब आपको निकालना है, ये आपकी X और Y होगी, ये पॉइंट E हो गया, ये आपका F हो गया। अब हमें क्या दे रखा है, देखो XEA, यानी कहने का मतलब ये अपने को 115 डिग्री दे रखा है। हो सकता है आपको डायग्राम एग्जाम में दिया भी हो। ठीक है, निकालना क्या है, EFD, ये मतलब ये एंगल निकालना है। इसको मैं थीटा नाम दे देता हूँ। अब देखो कैसे निकालेंगे। अगर देखो ये निकालना होता ना तो हम आराम से निकाल लेते, क्योंकि ये जड़ाकृति बनता है तो ये जो एंगल आता है हम कई तरीके से निकाल सकते हैं इस एंगल को। देखो ध्यान से देखेंगे, मैं 2 तरीके से बताता हूँ। इस F को मैं यहाँ नाम देता हूँ। पहले तो अगर मैं ये जो एंगल है इसको मैं 115 डिग्री लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो जड़ आकृति बन रही है AEFD, ये जो जड़ आकृति है तो ये जो एकांतर बाह्य एंगल है ये बराबर होंगे, तो ये 115 तो ये भी 115 हो गया। और हम जानते हैं कि इस रेखा पर ये पूरा 180 होता है। इसका मतलब एक ये रेखा है, इसके ऊपर एक खड़ी रेखा, तो इसका और इसका सम 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा। 180 के बराबर होगा तो 180 में से 115 माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। एक तरीका तो ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका निकाल सकते हैं, ये एंगल निकाल लेता हूं मैं, इसको A का नाम दे देता हूं। अब इन दोनों का सम कितना होगा दोस्तों, इन दोनों का सम होगा 180। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि एक सरल रेखा है उस पर खड़ी रेखा, तो इन दोनों का सम 180 होता है। मैंने अभी बताया था ना, वही चीज़ इसमें यूज़ करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से इसको माइनस करेंगे, ये 65 डिग्री आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जड़ाकृति बनने तो एकांतर अंतःकोण हो गए, अल्टरनेटिव एंगल है, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो ये 65 तो ये भी 65 हो जाएगा। या इस एंगल से भी आप सीधा निकाल सकते थे। बहुत से तरीके हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया था शुरू में कंसेप्ट कि वो अगर माइंड में बैठ गया तो आपको चीज़ें बार बार रटने की आवश्यकता नहीं है। तो 65 डिग्री निकाल लिए, सिर्फ 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के अंदर आंसर हमने फेंक दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। हमें दे रखा है, डायग्राम भी आपको एग्जाम में दिया होगा। हमें AB और CD समांतर दे रखी है, AB और CD समांतर दे रखी है, और PQ और RS ये भी 2 समांतर रेखाएं दे रखी हैं। एक लाइन बीच में से गुजर रही है, डायगोनल बना दिया इस स्क्वायर का। और हमें ये जो एंगल है कौन सा, QPS, ये 40 डिग्री और ये वाला 70 डिग्री अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, SPR। कहने का मतलब SPR मतलब ये एंगल अपने को निकालना है।
अब इसको हम डायग्राम में सोल्व करें। मैंने कहा ज़्यादातर हम क्वेश्चन डायग्राम में सोल्व करेंगे। शुरुआत में मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें थ्योरेटिकल चीज़ बताई थी थोड़ी सी, जिससे कि समझने में आपको आसानी हो। देखो अगर ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक तिरछी रेखा काट रही है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर ये अल्टरनेटिव एंगल है, यानी एकांतर कोण बन रहे हैं, जड़ आकृति बनने वाले बराबर होते हैं। देखो चीज़ें आपको याद है ना, तो आप आराम से कर पाओगे। अब देखो ये 40 है, ये 70 पहले से दिए, तो ये एंगल निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन गया, एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है 180 होता है। 70 और 40 110 होता है। 180 में से माइनस करेंगे तो ये भी 70 डिग्री आ जाएगा। तो सीधा सा 1 सेकंड में आंसर आपने फेंक दिया। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है? ये आसान कब है? जब बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो। वो मैं करवाऊंगा, सभी तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा। बताओ मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि इसका देखो डायग्राम दे सकता है, अदरवाइज डायग्राम नहीं देगा हो कि हम बना भी सकते हैं इसका, कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है। ए बी और सी डी दो क्या है? पैरेलल लाइन है। ठीक है, इनको एक तिरछी रेखा पी क्यू, ये एक तिरछी रेखा क्या हो गई? पी क्यू ई और एफ काटते हैं। ये पी क्यू है, ये ई पर, ये ई हो गया आपका, और ये एफ पॉइंट हो गया, इस पे काटती है। ठीक है, एक है ई एल एफ ई बी। एफ ई बी को जो ई एल रेखा है वो अर्धक है, यानी कहने का मतलब ये जो यहाँ से एक लाइन जा रही है, इससे बोल सकते हैं एल। ये क्या करती है? ये लाइन इस पूरे एंगल को बी ई एफ को क्या करती है? बराबर बराबर भागों में, ये और ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, हमें दे रखा है एल ई एफ। एल ई एफ ये हमें 35 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री दे रखा है? 35 डिग्री। हमें निकालना है सी एफ क्यू। सी एफ क्यू यानी ये एंगल अपने को निकालना है। देखो कैसे करेंगे, इसे डायग्राम में सोल्व करें। देखो अगर ये लाइन इस पूरे एंगल की अर्धक है तो ये भी 35 डिग्री होगा। ये 35 है तो ये भी 35, इसका पूरा एंगल 70 डिग्री हो गया। समझते हो इस बात को? ठीक है, तो हम किसी दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो एक तो ये आकृति जड़ आकृति बन रही है, तो ये पूरा 70 डिग्री, तो ये भी पूरा 70 डिग्री होगा। देखो ये पूरा 70 हो जाएगा, है ना? ये पूरा 70 होगा क्योंकि ये पूरा 70 हो गया जड़ आकृति। ये 70 तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि एक लाइन होती है, उसके ऊपर ये जो लाइन है ये पूरा एंगल 180 का होता है। तो हम कह सकते हैं ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से निकाल दें तो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका देखेंगे दोस्तों। इन दोनों का मैंने बताया था दो लाइन होती है, इनको एक तिरछी रेखा काटे तो इन दोनों का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये अंतःकोण होते हैं। अब इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस करते हैं तो ये 110 आ जाएगा। ये 110 डिग्री है तो ये भी 110, क्योंकि आमने सामने एंगल बराबर होते हैं, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं एक दूसरे के, है ना? तो इस तरीके से भी निकाल सकते थे इसको। अल्टरनेटिव एंगल से भी ये आ सकता था और ऐसे भी हम निकाल सकते थे। वो आपकी मर्जी, मैंने दोनों तरीके बता दिए कैसे कर लेते। मैंने ये भी बता दिया या ये भी यूज़ कर लें। ठीक है, तो क्या ये था क्वेश्चन, आप आराम से कर पाए, कुछ भी थ्योरेटिकली पार्ट इसमें करने वाला नहीं था। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? आज हम इतने क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट भी समझ में आया, कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए आपको समझ में आएंगे। मैं पूरे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग अच्छे क्वेश्चन सारे करवा दूंगा। जहाँ जो अप्रोच एग्जामिनर लगाता है रीट के अंदर क्वेश्चन देने की, वे क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो बाकी चीज़ें हम कल करेंगे, और लाइन से रिलेटेड ही चीज़ें सारी की है। आज एंगल का हमने बिल्कुल भी कोई पार्ट नहीं किया है दोस्तों। लाइन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद में ही एंगल वाले पार्ट को लेकर चलूँगा। मैंने फिर पहले बोला था कि मैं एक एक चीज़ को पकड़ के चलूँगा, ये नहीं कि उसमें उसका मिक्सचर बना दूंगा सारी चीज़ों का, नहीं, एक एक चीज़ को हम बारीकी से पढ़ेंगे और उन पर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है तो बेल आइकन बटन को प्रेस करना, जिससे वो नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे दोस्तों। और सपोर्ट करें दिल से, जिससे कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो हम भी मोटिवेट हों अंदर से। चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।